अऊज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज हमने स्टार्ट करना है होमोसिस्टाइन यूरिया। तो होमोसिस्टाइन यूरिया होता क्या है कि इसमें अगर जो सिस्टीन है उसकी मेटाबॉलिज्म ना सही तरीके से हो रही हो तो इससे एक प्रोडक्ट बनता है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन के जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है होमोसिस्टाइन। तो क्या बनता है होमोसिस्टाइन। तो ये जो होमोसिस्टाइन है ये फिर वेरियस डिजीजेस काज करता है। Homocystinuria is an intermediate in the metabolic pathway between methionine and cysteine. In addition to the enzyme cystathione synthase in the main pathway, there are two additional enzymes which can remethylate homocysteine back to methionine. All three enzymes have a vitamin cofactor. Homocysteine is present in body fluid in several forms. It is a sulfhydryl group compound that dimerize readily to form homocysteine. Traditionally, it was the free homocysteine in plasma and urine that was measured by amino acid analysis to detect and monitor homocystinuria. इसमें क्या कह रहा है कि जो होमोसिस्टीन जो है वो बनती है यानी कि सिस्टीन से। ठीक है, तो सिस्टीन जो है वो मैथ्यूनिन में भी कन्वर्ट हो जाता है और सिस्टीन सिस्टीन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो सिस्टीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो सिस्टीन सिस्टीन में भी कन्वर्ट हो जाती है और सिस्टीन मैथ्यूनिन में भी कन्वर्ट हो जाती है और सिस्टीन फिर जो है वो क्रेब्स साइकिल में भी उसके प्रोडक्ट के अंदर भी चेंज हो जाती है। अब मोस्टली केसेस में ये सिस्टाथायोन सिंथेज की डेफिशिएंसी होती है तो तब होमोसिस्टाइन यूरिया हो जाता है। या ऐसे एंजाइम जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं मैथ्यूनिन या सिस्टीन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं होमोसिस्टीन से, वो उनके को फैक्टर होते हैं विटामिन B6 और B12। ठीक है, या टेट्राहेड्रोफोलेट, ये सारे को फैक्टर हैं इन एंजाइम के, आगे फिगर में आएगा। अगर इन को फैक्टर भी कमी है तो तब भी होमोसिस्टाइन यूरिया ज्यादा बनेगा और इससे बहुत सी डिजीजेस काज होंगी। But homocysteine can exist in plasma covalently bound to protein and other sulfhydryl compounds. Therefore, the most consistent and sensitive way to measure the plasma homocysteine is to start by reducing all form back to the monomeric homocysteine initially. In this way, the total homocysteine is assayed. कहता है जो होमोसिस्टाइन बना होता है प्रोटीन के साथ या डाइसल्फाइड्रिल लिंकेज बनी होती है, उसको पहले तोड़ा जाता है, होमोसिस्टीन लैदा होती है, तो फिर उसका लेवल हम मेजर करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं, ये जो सिस्टीन है, ठीक है, सिस्टाथायोन सिस्टीन में भी चेंज हो सकती है और अल्फा कीटो ब्यूटारेट में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, और ये फिर आगे क्रैब साइकिल या दूसरे बाय प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। अब ये जो होमोसिस्टीन है ये मैथ्यूनिन की सिंथेसिस में भी जा सकती है। ठीक है, और ये दूसरी सिंथेसिस में भी जा सकती है, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है जो है इसमें एसिडिनोसिल मैथ्यूनिन से मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है तो एपिनेफ्रीन बनती है। ठीक है, नार एपिनेफ्रीन से एपिनेफ्रीन बनती है। तो ये जो एसिडिनोसिल मैथ्यूनिन है ये हमने तो पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, जो ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर है ये मैथ्यूनिन से बनता है। मैथ्यूनिन जो है वो जब एटीपी की मौजूदगी में एसिडिनोसिल मैथ्यूनिन में चेंज होता है और एसिडिनोसिल मैथ्यूनिन जब एसिडिनोसिल मैथ्यूनिन ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में ये अपना मिथाइल ग्रुप किसी भी जो है ना रिसीवर को देता है, वो कोई भी हो सकता है, नॉरएपिनेफ्रीन हो सकती है, मैसेंजर आरएनए हो सकता है, ठीक है, या बायोसिंथेटिक कोई।
तो जब ये मिथाइल ग्रुप इससे निकल जाता है तो ये बनता है एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन। फिर इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन, सिस्टीनेज एंजाइम एक्ट करता है, तो ये जो एडिनोसिन है ये उतर जाती है, होमोसिस्टीन बनता है। अब ये होमोसिस्टीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक तो मैथ्यूनिन की सिंथेसिस में चला जाता है होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज की मौजूदगी में। इसके लिए कोफैक्टर एन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट भी चाहिए और विटामिन B12 भी चाहिए इसकी कन्वर्जन के लिए, ठीक है। अब ये होमोसिस्टीन मैथ्यूनिन में चेंज हो जाता है अगर ये दो कोफैक्टर मौजूद हैं इस होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज के। अगर इनमें दोनों में से किसी की डेफिशिएंसी है इन कोफैक्टर्स की, तो होमोसिस्टीन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है कि ये प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। पहले ब्लड में लेवल ज्यादा होता है, फिर यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है। दूसरा केस है सिस्टाथायोन सिंथेज की डेफिशिएंसी। इसको फंक्शन करने के लिए विटामिन B6 की जरूरत हो रही होती है, पैराडॉक्सल की जरूरत होती है। तो अगर सिस्टाथायोन सिंथेज की डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो होमोसिस्टीन सिस्टाथायोन में कन्वर्ट नहीं होगी, आगे सिस्टीन में कन्वर्ट नहीं होगी, आगे अल्फा कीटोब्यूटारेट में चेंज नहीं होगी। तो ये जो सिस्टाथायोन सिंथेज एंजाइम है, ठीक है, ये अगर इसकी डेफिशिएंसी है एंड इसके कोफैक्टर की डेफिशिएंसी है तब भी होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा। जब इस होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा तो इसके ऊपर एंड के ऊपर सल्फाइडल ग्रुप होता है, ये आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज बनाएंगे तो होमोसिस्टाइन बनाएंगे। तो होमोसिस्टाइन, जब दो होमोसिस्टीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो होमोसिस्टाइन बनता है। तो अगर उसका लेवल बढ़ता है तो वो आपस में मिलके क्लॉट बना देते हैं, जिसकी वजह से डीप वीन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, यानी कि क्लॉट बन जाता है। स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल की हाई होने की वजह से जो क्लॉट में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाते हैं, और जहाँ से ये क्लॉट बना है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, वहाँ पे आर्टरीज जो है वो हार्ड हो जाती हैं और उस प्रोसेस को हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। मार्फन लाइक हैबिचुअस आती है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होते। मेंटल डार्टेशन यानी कि जॉइंट कंट्रैक्चर यानी कि जॉइंट्स में पेन भी होता है। तो ये सारे जो है ना ये डिसफंक्शन होते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B6, B12 एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या फिर है कि इसमें आप विटामिन थेरेपी लेते हैं ताकि ये जो होमोसिस्टीन है ये आगे डाइजेस्ट हो मैथियोनिन और सिस्टीन के अंदर। आप ये देखें, ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज बना सकती है प्रोटीन जो अंदर होती है हमारी बॉडी के, उनके अंदर जो सिस्टीन रेजिड्यू होते हैं उनके साथ भी ये डाइसल्फाइड लिंकेज बना के क्लॉट बना सकती हैं, ठीक है। तो ये जो डीप वीन थ्रोम्बोसिस बनती है ये इस होमोसिस्टाइन की वजह से बनती है। इसके अलावा ये इफेक्ट करती हैं एक्टोपिया लेंटस, वास्कुलर अक्लूसिव डिजीज, मेलर फ्लश, ऑस्टियोप्रोसिस, accumulation of homocysteine and methionine and effectively activity of सिस्टाथायोन सिंथेज, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये आइज की डिजीजेस हैं, ठीक है, जिसमें आइज में जो है वो आकुलर जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं होमोसिस्टीन की वजह से, ठीक है, और नजर आना कम हो जाता है। ये मैं आपको डायग्राम के जरिए बता चुका हूँ, ठीक है, कि पायरिडॉक्सिन किस तरह सिस्टाथायोन सिंथेज का को फैक्टर है। कोबालामीन जो है वो ये जो है ट्रांसफरेज मिथाइल ट्रांसफरेज का होमोसिस्टीन जो है, क्या नाम है इसका एंजाइम का, होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज का ये को फैक्टर है, ठीक है। तो इसके अलावा ये टेट्राहाइड्रोफोलेट भी इसका को फैक्टर है जो होमोसिस्टीन को मैथियोनिन में कन्वर्ट करती है। ये आप देख सकते हैं इसमें आईज जो लेफ्ट आई है ये ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसमें क्या बन जाता है, इसमें बन जाता है ग्लाइकोमा, यानी कि ये आईज के सेल डैमेज होते हैं यहाँ में होमोसिस्टीन की वजह से।
तो ये डैमेज की होने की वजह से इनको फिर हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, लेकिन दोबारा ये बन जाता है कोर्सस से बाहर। ठीक है, तो इसको ग्लाइकोमा कहते हैं, जिसमें आइज के सेल डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, इनके ये जो फेयर स्किन होती है, एयर होते हैं, और इसके अलावा मैलर फ्लैश, यानी कि ये फ्लैश कोई इनका इस तरह का नजर आएगा, जिसमें स्पॉट्स वगैरह जो है ना दिखाई दे रहे हैं ये। इसके अलावा ये आपको तीसरी फिगर में दिखाया गया है कि ये भी होमोसिस्टान यूरिया है, जिसमें मार्फन सिंड्रोम के लाइक आते हैं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते। तो ये सारी जिसमें आई इफेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा एक है जीनोवेल्गम कंडीशन। जीनोवेल्गम कंडीशन क्या है कि ये जो जाइंट्स हैं, ठीक है, इसके नी आपस में इस एंगल में होते हैं कि आपस में टच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी होमोसिस्टाइन के केसेस में देखा गया है कि ये जो जाइंट्स हैं, इसके जो नीज हैं, ये भी आपस में टकराते हैं, इस एंगल के ऊपर होते हैं कि आपस में ये टकराते हैं। Homocysteine urea causes chronic progressive disease characterized by Marfan-like skeleton abnormality, mental retardation, and severe thrombotic tendencies. ठीक है, treatment is a combination of vitamin supplement when effective and a low methionine diet. Methionine बहुत कम दी जाती है ताकि मैथ्यूनिन से सिस्टीन कम बने, हिस्सिस्टीन से जो है फिर मैथ्यूनिन से जो है होमोसिस्टीन कम बने। मॉडरेट हाइपर होमोसिस्टीनेमिया इज मोर कॉमन एंड एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्योंकि थ्रोम्बस बन जाता है, तो थ्रोम्बस बनेगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज ज्यादा होंगी। It is usually responds to folate supplement. However, controversy remains so that the clinical benefit of identifying and treating the milder form of homocysteine accumulation. तो ये इसमें होमोसिस्टीन आ गया है। हाइपरग्लाइसीनेमिया, यानी कि ग्लाइसिन का लेवल जो है ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है, इन बोर्न एरर ऑफ ग्लाइसिन क्लीवेज ऑफ एंजाइम सिस्टम लीड टू एन accumulation of glycine in the body fluid and particular in cerebrospinal fluid. तो अगर ये आप दे सकते हैं, ये जो एंजाइम है सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, इसकी डेफिशिएंसी है, या मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो कि को फैक्टर है, इसकी डेफिशिएंसी है, तो ग्लाइसिन सीरीन में चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ग्लाइसिन का लेवल बढ़ता जाएगा, खासकर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। Affected children usually present with severe seizures in the neonatal period, तो उसको सीजर आते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि यंग एज में, न्यूनेटल पीरियड्स के अंदर, नॉट इन यंग एज, न्यूनेटल यानी कि जो न्यू बोर्न बेबी होता है। देयर इज नो concurrent metabolic disturbance and acidosis or hypoglycemia. This disorder is commonly known as non-ketotic hyperglycemia. This name arose in the early history of the discipline to distinguish this condition from ketotic ketotic hyperglycemia. ठीक है, which were found to be disorder of organic acid metabolism, which were often associated with glycine accumulation as a secondary effect. तो बात करने की कि ये है कि जो अगर ये सीरीन जो है हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी है, तो ग्लाइसिन बढ़ेगी, ग्लाइसिन बढ़ेगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ये इससे कीटोन बॉडी तो बनती नहीं है, ये नॉन कीटोनिक जो है हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, और ये फिर ग्लाइसिन जो है वो अकुमुलेट करती है। देयर डायग्नोसिस इज मेड बाय मेजरिंग द ग्लाइसिन इन पेयर्ड cerebrospinal fluid and plasma sample and comparing the ratio to the reference data. There is no effective treatment. The prognosis is very
पुअर, इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो पुअर होती है। अब ये एक टेबल है जिसमें सारी डिजीजेस का एक ग्राफ दिया जाता है। एल्बिनिज्म, मेलानिन जो है सिंथेसिस करती है टायरोसिन से, इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है वो टायरोसिन 3 मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम है। लेक ऑफ पिगमेंटेशन, वाइट एयर, पिंक स्किन इसमें होती है। कैप्टन यूरिया में क्या होता है कि टेरोसिन डिग्रेडेशन का ये एंजाइम है। होमोजेंटेसिक एसिड जो है 1,2 डाई ऑक्सीजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। डार्क पिगमेंट इन यूरिन, लेट डेवलपमेंट एरिथ्राइटिस। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ये हम कर चुके हैं। होमोसिस्टाइन ये अभी हम करेंगे, ये 4 डिजीजेस अभी हम करेंगे। होमोसिस्टाइन यूरिया, इसमें क्या होता है मैथिनिन की डिग्रेडेशन है, इसमें सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज की डेफिशिएंसी होती है। फॉल्टी बोन डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेशन इसकी है। मैपल सिरप यूरिन डिजीज, ये भी हम कर चुके हैं। इसमें ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है। इसमें जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड हैं वो डिग्रेड नहीं होती है। इसमें वोमिटिंग, कन्वल्शन ड्यू टू लो पीएच, मेंटल रिटार्डेशन एंड अर्ली डेथ हो जाती है। ये भी हमने अभी पढ़नी है, ये पढ़ लिया है। फिनाइल कीटोन यूरिया, इसमें क्या होती है कि फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाती और फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। न्यू नेटल वोमिटिंग, मेंटल रिटार्डेशन ये इसकी है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जो यूरिया साइकिल है उसमें कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। तो यूरिया साइकिल में हमने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में कि यूरिया साइकिल किस तरह होता है, ठीक है। तो यूरिया साइकिल में आर्जिनोसक्सिनेट एसिड यूरिया हो जाता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज। जैसे क्या बनता है, आर्जिनिन बनती है और इसके बाद वो बनता है ये दूसरा प्रोडक्ट बनते हैं जो कि दोबारा स्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाते हैं, एक्सालो एसीटेट बनता है इससे। आर्जिनिन और एक्सालो एसीटेट बनते हैं। इसमें ये रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें आर्जिनोसक्सिनेट का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी बढ़ जाता है, यूरिन के अंदर भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ट्राइकोरेक्सिया नोडोसा यानी कि जो एयर हैं वो सेंटर से ब्रेक हो जाते हैं। ये सारी किसकी वजह से होती हैं, ये आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज की डेफिशिएंसी की वजह से। आगे आर्जिनिन का लेवल कब ज़्यादा हो जाता है, जब आर्जिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आर्जिनिन ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर बढ़ जाती है। ये 2 डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइपरमोनेमिया टाइप 1 और हाइपरमोनेमिया टाइप 2। इसमें क्या होता है कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि यूरिया साइकिल का पहला एंजाइम है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और एटीपी को मिलाता है और कार्बामाइल फास्फेट प्रोड्यूस करता है। फेमिलियर डिसऑर्डर है और इसमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और पैरालिसिस होती है और डेथ हो जाती है। हाइपरमोनेमिया टाइप 2, इसमें आर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी होती है। ये सेकंड रिएक्शन का एंजाइम है जिसमें क्या होता है कार्बामाइल फास्फेट जो है वो आर्निथिन से मिलती है और सिट्रोलिन बनती है। ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, ये मेल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसमें भी निमोनिया का लेवल बढ़ जाता है और इसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, बॉडी प्रोसेस में चली जाएगी, कोमा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। सिट्रोलिनेमिया, इसमें क्या होता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज की डेफिशिएंसी होती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जिसमें सिट्रोलिन जो है 1 to 2 ग्राम पर डे आती है यूरिन के अंदर। नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल क्या होता है 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन पाकिस्तान में ये लोअर या हाई हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन कोई लोग ज़्यादा खाते हैं कोई कम खाते हैं। यूरेमिया क्या होता है इंक्रीज लेवल फ्रॉम नॉर्मल, उसको यूरेमिया कहते हैं। तो यूरेमिया के काजेज क्या होते हैं, प्री रीनल यानी कि किडनी से पहले, रीनल जो किडनी के अंदर होते हैं, पोस्ट रीनल जो किडनी के बाद में होते हैं। तो प्री रीनल काजेज में क्या है, सबसे पहला काज है प्लाज्मा वॉल्यूम साल्ट एंड वाटर डिप्लीशन, ये कम हो जाना, इसकी कंसंट्रेशन कम होगा। तो जब ब्लड प्लाज्मा कम होगा तो यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा।
इसके अलावा वोमिटिंग स्वीयर एंड प्रोलॉन्ग जो है वोमिटिंग होगी ड्यू टू पाइलोरिक और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो तब भी यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। सीवियर एंड प्रोलॉन्ग डायरिया, डायरिया अगर ज़्यादा अरसे तक है तो तब ये यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। हेमरेज एंड शॉक, यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और बॉडी शॉक के अंदर है तो तब यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। शॉक ड्यू टू सीवियर बर्न, जब बर्निंग हो जाती है बॉडी में तब भी यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा डाइजेस्ट होती हैं और बॉडी शॉक में भी है तो तब भी यूरिया बनेगा ज़्यादा। रीनल काजेज, अगर किडनी की कोई भी डिजीज़ है उसमें एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस है, रीनल फेलियर है, रीनल मैलिग्नेंसी है, पोलीनेफ्राइटिस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, रीनल ट्यूबरकुलोसिस है, कोई भी इनमें से है तो तब यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। रीनल पोस्ट रीनल काजेज कौन से हैं? ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी फ्लो, यानी कि कोई भी अगर चीज़ दरमियान में आ जाती है यूरिनरी फ्लो के, तो मसलन इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, पुश करते हैं यूरिनरी ट्रैक को, ब्रीक कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिनेशन कम होती है। स्टीनोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यानी कि यूरिनरी ट्रैक का हार्ड हो जाना। स्टोन्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक, ट्यूमर्स, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, यानी कि अंदर की लाइनिंग जो है वो ब्रीक हो जाना यूरेथ्रा की, तो ये भी काज है पोस्टीनल काज ऑफ हाइपर। ये हम पढ़ चुके हैं। हाइपरमोनेमिया, अक्वायर्ड लिवर डिजीज लीड टू पोर्टल सिस्टमेटिक सेंटिंग। इनहेरिटेड यूरिया साइकिल एंजाइम डिफेक्ट ऑफ कार्बामाइल फास्फेट सिंथेसिस 1 एंड ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइल लीड टू सीवियर हाइपरमोनेमिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये अमोनिया का लेवल अगर लिवर डिसफंक्शन है किसी वजह से तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमोनेमिया क्या है? ये आप डिफरेंट फिनाइल एसिटिक एसिड दे सकते हैं इसमें। ठीक है, ये ग्लूटामीन को कंज्यूम करके फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन बना देगा। बेंजोइक एसिड दे सकते हैं, ये ग्लाइसिन के साथ मिलके हाइपोरिक एसिड बना देंगे। तो ये ट्रीटमेंट है हाइपरमोनेमिया की। ग्लूटामीन का आपको पता है कि अगर अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो तो ग्लूटामीन का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामीन में चेंज हो जाता है, तो ग्लूटामीन का हाई लेवल भी बड़ा डेंजरस है। तो ये ग्लूटामीन अगर कंज्यूम हो रही है तो इसका मतलब है अमोनिया भी कंज्यूम हो रहा है साथ, तो फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन बनता है इससे, तो ये लेस डेंजर। ठीक है, तो ये आप पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया टॉक्सिसिटी इन द ब्रेन, इसमें क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटेट ग्लूटामेट में चेंज होता है। ग्लूटामेट जो है वो चेंज होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटारेमिक एसिड। ठीक है, ये वेरी टॉक्सिक होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेमिक एसिड, ये बड़ा टॉक्सिक है, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। हाइपरमोनेमिया, अमोनिया इन टॉक्सिसिटी अब नॉर्मली रेज अमोनिया लेवल, नॉर्मल लेवल इज 5 to 50 माइक्रोमोल पर लीटर, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा इसको आप हाइपरमोनेमिया कहेंगे। 1000 माइक्रोमोल पर लीटर इज मेडिकली इमरजेंसी, इससे बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है। एक्वायर्ड होगा जो फॉर द टाइम काजेज अक्यूज कंडीशन क्या है, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग जो होता है वो वायरल हेपेटाइटिस की वजह से होता है। स्कीमिया ऑफ हेपेटिक टिश्यू, यानी कि ऑक्सीजन का कम हो जाना हेपेटोटॉक्सिन्स की वजह से होता है, और क्रोनिक कंडीशन लिवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी मेनली ट्रिमर, स्लर्ड स्पीच, यानी कि नर्वस सिस्टम में अगर अमोनिया ज़्यादा हो गया है तो झटके लगेंगे, जो स्पीच है वो सही तरीके से नहीं होगी। somnolence, vomiting, cerebral edema, blurring of vision, coma, death if not treated। हेरिडिटी हाइपरमोनेमिया में काज क्या है? जेनेटिक डिफेक्ट्स इन एंजाइम, प्रेवलेंस 1 in 30,000 बर्थ्स, मोर इन मेल, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ये हाइपरमोनेमिया ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, मेंटल रिटार्डेशन, लिमिटिंग प्रोटीन इन डाइट, फिनाइल ब्यूटायरेट
एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ग्लूटामीन को कंज्यूम करता है। फिनाइल ब्यूटारेट क्या करता है, ग्लूटामीन को अपने साथ लगा के फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन बना देता है जो कि यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है। ये ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड हम पहले पढ़ चुके हैं। कीटोजेनिक और ग्लूकोनियोजेनिक ये दोनों हैं, यानी कि इससे कीटोन बॉडी भी बनती है और ग्लूकोज भी बनती है। ये चार हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड एसोल्यूसिन। ठीक है, लाइसिन और ल्यूसिन ये कीटोजेनिक है, सिर्फ इनसे कीटोन बॉडीज बनती हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अमोनिया अगर ज़्यादा हो जाए तो ये फिनाइल एलानिन ये हम पहले कर चुके हैं बड़ी डिटेल में। ठीक है, ये भी हम काट चुके हैं कि एल्बिनिज्म क्या होता है, कि इसमें पिगमेंट नहीं बनता और ये टेरोसिनेज एंजाइम की टेरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि होमोसिस्टाइन यूरिया क्या होता है और ये क्यों डेवलप होता है। ये एक्स डिफेक्ट है। होमोसिस्टाइन यूरिया के हम काजेज भी देख चुके हैं। उसके ये मैंने रिवीजन के लिए कुछ दी थी स्लाइड। ये ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो मैपल सिरप यूरिन डिजीज हो जाती है। तो ये तो था आज का प्रोटीन मेटाबॉलिक डिजीज सारी हो गई हैं। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड, आज मैक्सिमम लोगों ने क्लास ली है, 24 लोग हैं। सर इनको लेके आना पड़ता है क्लास में, ये खुद नहीं आते। चलो इनकी मेहरबानी कहने से आ जाते हैं। वही सर, मैंने ग्रुप में फिर ओपनली कह दिया ना कि आज जो जानबूझ के एब्सेंट होगा उसका नाम सर अली को दे दूंगा, तो आज सारे आ गए हैं, देख लें। हाँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना वो आप जरा स्लो थे, आप सेकंड में एक्स्ट्रा फास्ट हो गए आप यार, तो अच्छा काम कर रहे हैं आप। बस सर आप दुआ कर दिया करें इंशाल्लाह। आप कहें कि मैं कभी गुरूर नहीं किया। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आगे प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलें। सबको समझ आ गया? जवाब तो दे दें हाँ या ना में, लिख दें इनबॉक्स में परसीव्ड इट। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो लिख दें। चलो जी, मैक्सिमम लोगों ने परसीव डेट लिख दी है। अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, वो ये रिकॉर्डिंग तो आपकी नहीं है।